जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इसमें कवर करने वाले हैं पेपर नंबर 13। ये 14/5/2023 को बिहार सिपाही या बिहार पुलिस का पेपर हुआ था, उसका ही डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, इस बुक में देखिएगा कुल मिलाकर के 63 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, सारा 1 बाय 1 सेट के रूप में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज क्लास से शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इसका PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है ये मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है। उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 140। यहाँ पे दे रखा है, देखिए x में से 35 घटा दिया तो x का ये 80 बाय क्या हो जाएगा 100, यानी 80% हो जाता है। फिर ये संख्या निकाल लिया और उस संख्या का 4/5 निकाल लिया तो इसका आंसर हो जाएगा 140। सेकेंड मेथड इसका शॉर्ट ट्रिक दे रखा है, जैसे 80 का 4/5 हो जाएगा, संख्या जो है यहाँ पे 5 का 5 बराबर 4 दे रखा है तो इस तरह से निकालिएगा तो इसका आंसर 140 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक जोकर ने 7 cm त्रिज्या वाले एवं 15 cm ऊंचाई वाले शंकु आकार की टोपी पहना है, टोपी का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन जो होता है ये यहाँ पे दे रखा है, क्या होता है 1/3 πr²h, और इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा 770 cm³ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है x + 1/x/2 है तो x² + 1/x⁴ का मान क्या होगा? तो यहाँ पे निकालिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे ट्रिक से निकालिएगा तो x का मान 1 रखने पर x जो है 1 रखिएगा तो x का 4 क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 1/1 का मान 1 ही होगा तो यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 या 1 है, उस मिश्रण में पानी की मात्रा है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कह रहा है सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं तो ये अवतल एवं उत्तल हो जाएगा। कह रहा है द्विफोकल लेंस की ऊपरी भाग अवतल लेंस व नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ऊपरी भाग दूरी की वस्तुओं को जो है देखने के लिए तथा निचला भाग जो है समीप की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द्विफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में न निकट और न दूर की वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कर आंख में जरा दृष्टि दोष होने का कारण समंजस क्षमता का कम होना हो जाता है। अक्सर ऐसा दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बिखरना हो जाएगा। कह रहा है बिखरना दीर्घ तरंग विकिरण का जो है भाग नहीं है। दीर्घ तरंग विकिरण पृथ्वी से उत्सर्जित 3.0 से 100 माइक्रो के बीच तरंग दैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण है और इसका उपयोग वायुमंडल तापीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घ तरंग विकिरण को स्थलीय विकिरण, थर्मल अवरक्त विकिरण या थर्मल विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है दीर्घ तरंग विकिरण की प्रक्रिया में चालन, संवहन एवं विकिरण शामिल है। अब देख लेते हैं चालन। कह रहा है चालन जब वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तब चालन एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में स्थानांतरण की प्रक्रिया है। कह रहा है ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा ही होता है। उसके बाद आता है संवहन प्रक्रिया। कह रहा है किसी द्रव्यमान या पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संवहन केवल द्रवों तथा गैसों में होता है, ठोस में नहीं होता है। अब इसके बाद आता है विकिरण प्रक्रिया। कह रहा है सभी वस्तुएं चाहे गर्म हो या ठंडी निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। ठंडी वस्तुओं की तुलना में गर्म वस्तुएं इकाई क्षेत्र में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है।
इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आता है विखरना। विखरना को ही कहा जाता है परिकीर्णन। जब प्रकाश तरंगे धूल के कणों, निलंबन में पानी के कणों, विलयन में निलंबित कणों जैसे छोटे निकायों पर गिरती है तो उन्हें सभी दिशाओं में बिखेर देती है। इसे जो है प्रकाश का परिकीर्णन या विखरन कहा जाता है। नहीं, 7वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ए नंबर, एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, और दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है एक समान या अनवरत त्वरण एक प्रकार की गति है जिसमें वस्तु का वेग प्रत्येक समान अवधि में समान मात्रा में बदलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली त्वरण का अनुभव करता है, इसीलिए इसका त्वरण स्थिर होता है और गति समान रूप से तेज हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एक गेंद का ढलान पर जो है लुढ़कना, दूसरा जो है एक स्काई ड्राइवर का विमान से बाहर कूदना, तीसरा दे रखा है यहाँ पे एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कह रहा है समान त्वरण का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। ग्राफ का ढलना वस्तु का त्वरण बताता है। त्वरण का वेग जो है समय ग्राफ इस प्रकार है, यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये वेलोसिटी दे रखा है और ये एक समान त्वरण हो गया और यहाँ पे टाइम दे रखा है। इसीलिए v बराबर जो होता है u प्लस at हो जाता है। u होता है यहाँ पे प्रारंभिक चाल हो जाता है, v अंतिम चाल हो जाता है, a जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो जाता है और t टाइम यानी समय हो जाता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो ये वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर, ठीक है। कह रहा है कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। किसी निकाय की जो प्लवनशीलता एवं निमज्जन प्लवनशीलता के विपरीत एक दूसरे के सापेक्ष घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि निकाय का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक हो तो निकाय डूब जाएगा। दूसरी तरफ अगर निकाय का घनत्व तरल से कम हो तो वह जो है ऊपर तैरनेगा। यानी जो कोई भी वस्तु हम डालते हैं पानी में, यदि पानी के अंदर डूब जाएगा तो समझिएगा उस वस्तु का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, और पानी का घनत्व कम हो जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है, देखिएगा, जो यदि पानी में नमक डाल देंगे तो उसका डेंसिटी या घनत्व बढ़ जाएगा, तब कोई वस्तु गिराएंगे तो वस्तु क्या हो जाएगा, ऊपर तैरेगा। यानी पानी का डेंसिटी बढ़ गया और वस्तु का डेंसिटी कम हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है यदि निकाय और द्रव का घनत्व एक दूसरे के बराबर हो तो वे संतुलन में आ जाते हैं और तैरने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया, किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 8/3 ओम के बराबर। यहाँ पर देखिए इसका दे रखा है, तो यहाँ पर निकालेंगे इसका, तो ये पैरेलल में आ जाएगा। एक तो आएगा किस में, सीरियल में, सीरीज में आ जाएगा, दूसरा पैरेलल में आ जाएगा। तब इसको निकालिएगा तो पहले निकाल लीजिए 2 को, तो 2 का निकालना है तो पैरेलल में हो जाता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। फिर इसको सीरीज में निकाल लीजिएगा 1 को और इस तरह से निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 8/3 ओम। चलिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज गति से चलती है। तो आंसर हो जाएगा ठोस में। कह रहा है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह मुक्त माध्यम की प्रत्यवस्था के कारण ही विक्षोभ एक कप से दूसरे कण को जो है संचारित होता है। कह रहा है कोई माध्यम जितना ही प्रत्यवस्था होगा ध्वनि की चाल उसमें उतना ही अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे दे रखा है ठोस एवं धातु की उच्च प्रत्यवस्था के कारण ध्वनि की चाल धातुओं में अधिक होती है। यहाँ पर दे रखा है ठोस में। ठोस में देखिए एल्युमिनियम में जो हो जाएगा ध्वनि के चाल, एक तो दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरा दिया है 0 डिग्री पर। तो यदि 25 डिग्री पर जाएंगे तब हो जाएगा 4420 मीटर प्रति सेकंड और 0 डिग्री में भी 4420 मीटर प्रति सेकंड। निकेल का हो जाएगा 6040 मीटर प्रति सेकंड। स्टील का हो जाएगा 5960
मीटर प्रति सेकंड, लोहा का हो जाएगा 5950 मीटर प्रति सेकंड, और पारा का जो है 0 डिग्री पर हो जाएगा 1450 मीटर प्रति सेकंड। कांच देखिएगा जिसमें फ्लिंट कांच में दे रखा है वो 3980 मीटर प्रति सेकंड, जबकि 0 डिग्री पर हो जाएगा 5640 मीटर प्रति सेकंड। द्रव में हो जाएगा तो एथेनॉल में हो जाएगा 1207 मीटर प्रति सेकंड, 0 डिग्री पर हो जाएगा 1213 मीटर प्रति सेकंड। पानी में हो जाएगा 1481 मीटर प्रति सेकंड। अब गैस में देखते हैं, तो गैस में हाइड्रोजन में जाइएगा तो हो जाएगा 1284 मीटर प्रति सेकंड, जबकि 0 डिग्री पर हो जाएगा 1269 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम में हो जाएगा 965 मीटर प्रति सेकंड, वायु में हो जाएगा 346 मीटर प्रति सेकंड, और ऑक्सीजन में हो जाएगा 316 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वायु में 0 डिग्री पे याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन ध्वनि का चाल जो है निर्वात में नहीं होता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कह रहा है आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो ये हो जाएगा मध्य एशिया या एशिया माइनर। कह रहा है आर्यों के मूल निवास एशिया माइनर या मध्य एशिया था। आर्यों के मूल निवास के संबंध में विभिन्न विद्वान के विचार अलग हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार जो है एशिया माइनर के रहने वाले थे, यानी मध्य एशिया के। बाल गंगाधर तिलक कहे थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहे थे सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती कहे थे तिब्बत से आए थे। उसके बाद नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चार्ल्ट के द्वारा कहा गया था ये दक्षिणी रूस से आए थे। गाइल्स महोदय के द्वारा कहा गया था हंगरी अथवा डेन्यू नदी घाटी से आए थे। प्रोफेसर पेंका के द्वारा कहा गया था जर्मनी के मैदान भाग से आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश विद्वानों प्रोफेसर मैक्स मूलर के एशिया माइनर मध्य एशिया बैक्टीरिया क्षेत्र के विचारों से सहमत हैं कि आर्यों का मूल निवास जो है एशिया माइनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। कह रहा है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी का जन्म जो है 4 सितंबर 1825 में हुआ था। आगे चलकर दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक सदस्य थे। वे 3 बार 1886, 1893 और 1906 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। इन्होंने धन के निष्कासन को जो है अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। नेक्स्ट है कह रहा 1892 में उदारवादी दल के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया। वे जो है इस पद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। डिस्कशन कर रहा है गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। यह कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में सही है। 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन को लेकर दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी निम्न बातों को स्वीकार किए। पहला हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा हो जाएगा कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तीसरा हो जाएगा कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर ने प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य जो है वो 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन का है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवताओं को मिला था, तो आंसर हो जाएगा प्रजापति को। कह रहा है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति यानी सृजन का देवता को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृजन का देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है उत्तर वैदिक काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र पशुओं के देवता व विष्णु लोगों के पालक माने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी। अंततः कुछ वर्णों के
अपने अलग से देवता हो गए। पुरुषन जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए थे। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसी को कहा जाता है WC बनर्जी। करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी ICS अधिकारी एलन ऑक्टूवियम ह्यूम यानी AO ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव AO ह्यूम थे। नेक्स्ट है पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ने 16वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी सही है, जमात खान मस्जिद बलबन ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, कुतुब मीनार इल्तुतमिश सही है, कंप्लीट करवाया था लेकिन नींव रखा था किसके द्वारा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हिसार फिरोज शाह तुगलक ये सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है जमात खान मस्जिद का निर्माण 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिर्ज खां ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कह रहा है यह मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती दरवाह वारे निजाम उद्दीन औलिया तीर्थ परिसर में सबसे बड़ी संरचनाएं हैं। 17वां क्वेश्चन कर रहे निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यह कथन सर सैयद अहमद खां का है। नेक्स्ट पॉइंट है सर सैयद अहमद खां ने कहा कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। नेक्स्ट पॉइंट है सर सैयद अहमद खां एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन जो कर है किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में जो है निर्वासित कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा वाटरलू में। वाटरलू की युद्ध के हार के बाद जो है नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को बेल्जियम में हुई। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। इस युद्ध में नेपोलियन की सेना ब्रिटिश और एशिया सेना से हार गई। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में भूमध्य सागर के कोर्सिया द्वीप पर हुआ था। 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बना तथा 5 मई 1821 को इसकी मृत्यु हो गई। अब आता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रीक्वेंट का हो जाएगा ऑक्सीनल यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, रेगुलर का मतलब होता है नियम, रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार करना, फॉलो का मतलब होता है अनुगमन करना या अनुसरण करना। इसके बाद आज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे इसका आंसर जो है टेम्परेमेंट यहाँ पे इसका आंसर सी सही है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक कर है नथिंग कैन डिटर हिम डैश पुरसिंग हिज एम ऑफ लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम। परसिंग का मतलब परसिंग जब ही आ जाएगा तब हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक कर है मोस्ट ऑफ द फैमिली डिससेंटेंटेड डाइस द सजेशन ही मेड। इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम, बी आंसर हो जाएगा। प्रीपोजिशन इसमें बढ़ाएगा। चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर यहाँ पे कह रहा है वॉइस को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लुक द डोर हैज बीन पेंटेड। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एस्टिमेट यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस।
फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। चाइल्ड्स प्ले, इसका आंसर हो जाएगा बी, समथिंग दैट वेरी इजी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहारी। कह रहा है हिंदी साहित्य में लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का सूत्रपात ज्यादातर जो है रीतिकालीन कवियों ने किया, जिसमें कविदेव, भूषण एवं पदमार का नाम आता है, किंतु बिहारी ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। बिहारी एकमात्र रचना बिहारी सत्य सही है। अब आता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर फुर्तीला जो है फ हर्षुकार, तो के दीर्घिकार, एक ऊपर रेफ ला, फुर्तीला यहाँ पे सही है। फिर इसी में इसको पढ़िएगा, इसको जो है सेंटेंस बनाइएगा, तो इसका आंसर वी हो जाएगा व य र ल, यानी देखिए पहला जो हो जाएगा व यहाँ पे सेंटेंस बैठाना है, दूसरा यहाँ पे य, 2 नंबर ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा र, और चौथा जो हो जाएगा ल। इस सेंटेंस को सीक्वेंस में बैठाइएगा तो आपका सही बैठेगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रात्रि का पर्याय नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सजनी। अरे रात्रि का पर्याय सजनी नहीं है, रात्रि का पर्याय यामिनी होता है, रजनी होता है, निशा होता है, तमी होता है, निशी होता है, त्रियामा होता है, छंदा होता है, विभावरी हो जाता है, रात आदि होती है। सजनी का पर्यायवाची सलेही, सखी, सहचर, आली, संगनी, सौरंधी आदि होता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन का है सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का हो जाएगा यहाँ पे जो है ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो, जो सब यहाँ पे दे रखा है, जो सब जगह व्याप्त हो उसे कहते हैं सर्वव्यापी, जिससे बहुत सी भाषा का ज्ञानी हो, बहुभाषी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन का निम्नलिखित वाक्यांश में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। विप्रार्थी बताएं, अनुराग का विप्रार्थी हो जाएगा विराग, और राग का विलोम हो जाएगा द्वेष। दिए गए वाक्यांश खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जो अच्छा बोलता है उसे कहते हैं सुवक्ता, सुवक्ता यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। जो कम बोलता है मितभाषी, जो मीठा बोलता है मृदुभाषी। फिर यहाँ को सीक्वेंस में सजाना है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। पहला में रो आएगा, कह रहा है कठिन हो जाता है कि, फिर दूसरा ये पहला हो जाएगा, य यहाँ दूसरा हो जाएगा, मानवीय विकास का इतिहास, तीसरा हो जाएगा ल, संयंत्रों से बना है, यह राजा सम्राटों के युद्धों, और यहाँ पे इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 में कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? तो ये तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। तंत्रिका उत्तर की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉर एंड्रेनालिन नामक रसायन द्रव न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। कह रहे हैं मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। पहला जो होता है वो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में मिलकर बना है। पहला होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। 37वां क्वेश्चन कर रहा है वायु जनित रोग क्या है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तपेदिक, डिप्थीरिया और निमोनिया। कह रहा है मानो या न मानो, आपने नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खूर में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं केराटिन। केराटिन कहा जाता है। अब देखिए कह रहा है ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है और संचित पोषक तत्व के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित कर देता है। ग्लूकोजन की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लूकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। दूसरा आता है फाइब्रिनोज। फाइब्रिनोज जो है इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है और रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के भी मदद करता है। अब आता है हेपेरिन। इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से जो है रोकता है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा
कान की मांसपेशियाँ, कान की मांसपेशियाँ मनुष्य में अवशेषीय अंग का उदाहरण है। अवशेषीय अंग वैसे अंग जिनकी उपयोगिता मनुष्य के लिए जो है कम अब जो है समाप्त हो चुकी है, ठीक है, या कम होती है या समाप्त हो चुकी है। उदाहरण के लिए अपेंडिक्स हो जाएगा, साइनस हो जाएगा, कान की मांसपेशियाँ हो जाएगा, अरेक्टर पीली हो जाएगा, टॉन्सिल्स हो जाएगा, नरों में निपल्सन आदि हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन कर रहा है किसके संचय के कारण मांसपेशियां में थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण या लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियां में थकान होती है। लैक्टिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका अनुसूत्र C3H6O3 है। नेक्स्ट है जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, वह है, आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कर है जीवित सरल उत्तक कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है। जब इसमें हरित लवण पाया जाता है तब वह भोजन निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर है स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ उत्तक। इनमें जो है जीव द्रव नहीं होता है एवं इनकी जो है भित्ति लिग्नी के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। दृढ़ उत्तक पौधों के तना, पत्तियों के सिरा और फलों तथा बीजों के बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। यह पौधे के समानार्थ दृढ़ एवं लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रेनकाइमा मृत्यु तक। इनकी जो है कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज से बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान रहता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। यह नए तने, जड़ एवं पत्तियों एपिडर्मिक और कार्टेक्स में पाया जाता है। यह पत्तियां में भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है फाइबर। कह रहा है यह जो है स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। यह मृत्यु कोशिकाओं हैं। ये मुक्त पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका रस से भरी रिक्तियाएं द्वारा। कह रहा है पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता कोशिका रस से भरी रिक्तियाएं द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है। कोशिका रस में खनिज व कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा पार्श्व प्रभाजी। कह रहा है डिन यहाँ पे सही है। कह रहा है पार्श्व प्रभाजी उत्तक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पार्श्व विभाजोत्तक उत्तक। ये उत्तक तने की परिधि या मूल में पाए जाते हैं। ये तने की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं तथा ये उत्तक तने तथा जड़ में द्वितीय वृद्धि करते हैं जिससे तने व जड़ की चौड़ाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन कर रहा है समुद्र से पानी को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण का। कह रहा है समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पीकरण घटकों विलायक को इसके वाष्पशील घटकों या विलय से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा समुद्र जल से नमक की पुनः प्राप्ति होना। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा Fe का। यहाँ पे देखिए दे रखा है परमाणु संख्या, नीचे द्रव्यमान संख्या होता है तो 59 और 26 दे रखा है। किसका? Fe लोहा का। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं का योग होता है। अंततः यहाँ पर दे रखा है प्रोटॉन की संख्या 26, नीचे में प्रोटॉन की संख्या होता है, इसी को हम परमाणु संख्या भी कहते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या जो 59 - 26 बराबर 33 होता है। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कह रहा है बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रबलित ग्लास का। बुलेट प्रूफ स्क्रीन या गोली अभेद आवरण में प्रबलित ग्लास का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए लेक्सन बहुलक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन कह रहा है तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह
एक अधातु होगा। कह रहा है तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह एक अधातु है। तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है तथा जो ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। ये संख्या में 22 हैं और इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अधातु ऑक्सीजन से सहयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं तथा इनके ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16 है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाती है जो जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल, अतः सल्फ्यूरिक परमाणु क्रमांक 16 एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेपरेटिंग फनल का। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए जो है सेपरेट फनल तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेटिंग फनल पृथक्कारी कीप। सेपरेटिंग फनल पृथक्कारी कीप की सहायता से हम दो अमिश्रणीय द्रव के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। यह जो है इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपस में नव मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा तो पहला कार्य है मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को पृथक करना। दूसरा है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है। घोल की सांद्रता होगा तो ये हो जाएगा 10% की। द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान गुने 100, तो यहाँ पे निकालेगा इसका 10% निकल जाएगा। कह रहा है वर्मी कंपोस्ट होता है तो ये होता है एक जैव उर्वरक होता है। वर्मी कंपोस्ट को वेर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, कृषि अवशेष, शहर के कूड़ा करकट आदि खाकर केचुआ द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है केचुआओं के अवशेष मल, उनके कोकून सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचित जैविक पदार्थों का केचुआ मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उपयुक्त तापमान, नमी युक्त हवा एवं जैव पदार्थ मिलने पर केचुए अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ गोबर एवं वनस्पति अवशेष आदि को सड़ाकर जैविक खाद्य उर्वरक के रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो वनस्पति विज्ञान के पौधा हो जाएगा तो कीट विज्ञान को हो जाएगा कीड़े। फिर यहाँ पजल दे रखा है, इस पजल को सोल्व करिएगा। यहाँ पे सारे जो है बैठे हुए केंद्र की तरफ मुंह करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ पजल दे रखा है, इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का फिर क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है ज्ञात करना है कि कौन सा अक्षर श्रृंखला में दिए गए नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा DFJPK। यहाँ पे दे रखा है पजल का सोल्व किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है फिर यहाँ पे पजल ही दे रखा है, कह रहा है छह दोस्त, ठीक है, 6 दोस्त केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे। दीपा, प्रकाश और पंकज के बीच में, यहाँ पर देख लीजिए दीपा, प्रकाश और पंकज के बीच में बैठा है, यानी ये दोनों के बीच में दीपा है। इस तरह से इसका पजल को सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है निकल जाएगा। चलिए हम लोग जीके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे खासकर। 55 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है? तो ये क्या है? जीविका योजना। कह रहा है जीविका का उद्देश्य महिलाओं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा बिहार में गरीबी को यथासंभव कम करना है। बिहार सरकार द्वारा इसे बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका नाम से वर्ष 2007 में विशेष बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। बिहार के कुछ प्रमुख योजना देखिए, जिसमें है मिशन परिवर्तन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया था। नेक्स्ट है हर घर गंगा जल योजना। इस योजना के तहत गंगा के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में लोगों को उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। इस योजना के तहत ऑनलाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर या बेड की जानकारी लेना। नेक्स्ट है फिश ऑन व्हील्स योजना।
टीबी मरीजों के उनके घर पर ही मछली चावल खाने की व्यवस्था करना। चलिए नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन कर रहा है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा सर्वजोत सिंह। ठीक है, ये साइंस का, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कर है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को। कर है, राजधानी के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निकाली गई झांकी में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान दिया गया। मानसखंड नामक झांकी में धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील विकास को दिखाया गया था। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था? नरेंद्र कपानी के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार सन 1952 में नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। यह गिलास और प्लास्टिक से बना एक बहुत पतला फाइबर है जो कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बहुत कम हानि के साथ लंबी दूरी के डेटा स्थानांतरण के लिए हल्का, तेज और उपयोग होता है। 60वां क्वेश्चन का है, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो आंसर हो जाएगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला का। कर है, 1 ग्राम यूरेनियम द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयले के उत्पादित ऊर्जा के समान जो होता है। यूरेनियम की खोज सन 1789 में मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनाने का अर्थ है? आंसर हो जाएगा ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो। करा, एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब रिएक्टर एक ऐसे विन्यास में होता है कि प्रत्येक विखंडित परमाणु से एक न्यूट्रॉन एक और विखंडन का कारण बनता है, तब परमाणु इकाई को क्रिटिकल कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। ठीक है, इस यहाँ पे देखिए कह रहा है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली एम्स नई दिल्ली में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल परिसर में एक फायर स्टेशन बनाने वाली भारत का पहला अस्पताल बन गया है। इसके लिए जो है दिल्ली अग्निशमन सेवा के साथ समझौता किया गया। वर्तमान में दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? आंसर हो जाएगा याहू। अमेरिका की जानी मानी कंपनी याहू इंडिया ने भारत में समाचार सर्विस जो है बंद कर दी है। कंपनी ने कहा कि देश में डिजिटल सामग्री प्लेटफॉर्म के विदेशी स्वामित्व को सीमित करने वाले नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के कारण वह अपना व्यापार भारत में न्यूज, क्रिकेट, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट, मेकर्स इंडिया की सर्विस बंद कर दी है। हालांकि यूजर्स के लिए पहले की तरह याहू ईमेल और सर्च सर्विस चलती रहेगी। नेक्स्ट है 64वां क्वेश्चन कर रहा है, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का। कह रहा है, ओलंपिक में उपयोग होने वाले ज्वाला प्राचीन तथा आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक होता है। इसे जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? आंसर हो जाएगा लीला सेठ। लीला सेठ 1991 में हिमाचल प्रदेश राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, जो भारत की किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी थी। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, सजित राय है, लता मंगेशकर है, लेकिन राज कपूर नहीं है। राज कपूर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। राज कपूर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से है। लता मंगेशकर का संबंध पार्श्व गायक से है। सत्यजीत रे को भारत पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार ये 1992 में सम्मानित किया गया था। 67वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए कह रहा है भारत में बच्चों के लिए सुरक्षा और वैश्विक बी इंटरनेट ओशम कार्यक्रम शुरू किया गया। गूगल ने भारतीय कॉमिक किताबों के प्रकाशन अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम शुरू किया ताकि 8 महत्वपूर्ण इंटरनेट सुरक्षा पाठों को भारतीय भाषाओं में आपस में जोड़ा जा सके। गूगल ने इसके अलावा इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 भारतीय भाषाओं में एक नया गूगल सुरक्षा केंद्र भी शुरू किया। उसने अपने नीति विश्लेषकों, सुरक्षा विशेषों सहित भारत की ट्रस्ट सुरक्षा टीमों को समर्पित अपने संसाधनों में वृद्धि भी की है। अब देखिए गूगल की स्थापना जो किया था ये मेल्को पार्क कैलिफोर्निया में, और ये 4 सितंबर 1998 को। संस्थापक इसका जो था ये था सर्गेई ब्रिन या लैरी पेज। इसकी सहायक कंपनी में यूट्यूब हो गया, डबल क्लिक हो जाएगा और गूगल वन हो जाएगा। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन कह रहा है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह 3 स्तरीय संगठन है, सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सदस्य होते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सदस्य नहीं होते हैं। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं की देखरेख करता है, सही है। राव एवं IB NSC को रिपोर्ट करता है, ये भी सही है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक कार्यकारिणी सरकारी एजेंट है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 1998 को किया गया। NSC सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। गृह, रक्षा, वित्त तथा विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह 3 स्तरीय संगठन है। रणनीति नीति समूह, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन कर रहा है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान का। धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में इसके केवल 5% योगदान है। गर्म एवं शुष्क प्रदेश में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। लोएस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानों का नाम अवसाद ढोने वाले कारणों या कारकों और उनका जमाव के संदर्भ में रखा जाता है, जैसे कि नदीकृत अवसाद चट्टानें, झील में देखिएगा तो सरोवर अवसादी चट्टानें, हिमानीकृत अवसादी चट्टानें आदि। 70वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा एशिया को। एशिया को जो है मानव का घर कहा जाता है। ठीक है, कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता। चीन और भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया में ही स्थित है। एशिया में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% आवासीय निवास करती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है जो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल देखिएगा 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। चलिए 71वां क्वेश्चन का है निम्न में कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा कटमई। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआरों के नाम से
जाना जाता है। धुआंरो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। नेक्स्ट है गंधक युक्त धुआंरों को सोल्फतारा कहा जाता है। ईरान का को सुल्तान धुआंरो तथा न्यूजीलैंडो की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में कितने पाए जाते हैं, ये हो जाएगा ऑक्सीजन 46 दशमलव जो है वायुमंडल में नहीं होगा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, भूपर पट्टी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीएलो कैसोपोमे से याद रखिएगा। तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन 46.60% ये भूपर पट्टी पाया जाता है। एक बार फिर याद रखिए भूपर पट्टी पे ऑक्सीजन, फिर ऑक्सी सी से सिलिकॉन, एलो मतलब ए से एल्युमिनियम, लो से लोहा, जो है कैसो मतलब कैल्शियम। तो यहाँ पे ये दे रखा है सीरीज। 73वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? आंसर हो जाएगा डी ज्वालामुखी गतिविधि। ज्वालामुखी गतिविधि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है। नदी परियोजनाओं पर उठे अधिकतर आपत्ति उनके अपने उद्देश्य में विफल हो जाने के कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। उनके जलाशयों में तलछट जमाव होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाता है। अत्यधिक वर्षा होने की दिशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। इन बाढ़ों से न केवल जान माल की नुकसान होती है अपितु बहुत बड़े स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों की कीटाणु जनित बीमारी और प्रदूषण फैलती है। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन का निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता सही है? आंसर देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो आंसर इसका सही है। समुद्री भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गर्म महासागर। वायु द्रव्यमान वायु राशि वैश्विक ग्रहीय पवन प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ अक्षांश के संबंध में 4 मूल स्रोत क्षेत्रों के अनुसार वायु द्रव्यमान को वर्गीकृत किया जाता है, जो ध्रुवीय ठंडा, आर्कटिक बहुत ठंडा, विषुवतीय गर्म और बहुत नम, उष्णकटिबंधीय गर्म। नेक्स्ट है समुद्री भूमध्य रेखीय स्थिति 25 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक तापमान अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट है समुद्री उष्णकटिबंधीय, यह गर्म नम प्रायः अस्थिर होती है। उसके बाद आता है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि गर्मी के मौसम के दौरान मध्य या निचले अक्षांश में शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है महाद्वीपीय ध्रुवीय, यह ठंडा शुष्क तथा स्थिर होता है। यह मुख्य रूप से एशिया के उच्च अक्षांशीय क्षेत्र व कनाडा में विकसित होती है। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में या निम्न में कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? तो आंसर यहाँ पे स्टार लगा दिया है। उपयुक्त आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न को सही स्पष्टीकरण इस प्रकार है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद में, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या जो है चाइक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रामगंगा नदी गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय के बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग या इलाहाबाद में इसका संगम गंगा नदी में होता है। चलिए नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कर एस आकार का महासागरीय कटक जो होगा ये हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक। एस आकार के महासागरीय कटक मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर है। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रिंस एडवर्ड कटक तथा सोकात्रा कटक हिंद महासागर में स्थित है। पूर्वी प्रशांत कटक जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन का है लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु क्या हो जाएगा? तो 25 साल।
यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, विधानसभा के लिए 25 साल। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले कौन जांच करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 71(1) में वर्णित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इसका विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो इसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अविधिमान्य या विधि शून्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं राष्ट्रपति के नाम के अंतर्गत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में वर्णित है कि संघ केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। 80 नंबर क्वेश्चन बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 40। बिहार में संसदीय या लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। नेक्स्ट 81 में क्वेश्चन भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आदि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और ब्रिटिश संविधान यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई पॉइंट स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता फ्रांस की संविधान से ली गई है। जैसे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व देखिएगा तो ये आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। जैसे कि प्रस्तावना देखिएगा तो प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन यदि पूछे प्रस्तावना की भाषा, यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करने का एक ट्रिक है अम्मे मिजो, अम्मे मित्र, इससे भी याद कर सकते हैं। अम्मे मित्र असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, अम्मे मित्र। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र को नामित किया गया है, जिसमें प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की संयुक्त सूची यानी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट 84 में क्वेश्चन कर रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालयों का 1 से अधिक राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा 3। भारत में केवल 3 उच्च न्यायालयों का 1 से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है। इसमें पहला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिजोरम राज्य पर है। उसके बाद आता है बम्बई उच्च न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा राज्य के अतिरिक्त दादर, नागर हवेली एवं दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश तक विस्तृत है। तीसरा आता है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र जो है वह है पंजाब, हरियाणा राज्य के अतिरिक्त चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश तक विस्तृत है। नेक्स्ट है भारत के 7 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश तक विस्तृत है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह
का अधिकार क्षेत्र है। दूसरा है मद्रास उच्च न्यायालय, इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी का है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है। केरल उच्च न्यायालय केरल एवं लक्षद्वीप के अधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा 19 के 1। कार्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के घ के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति का आज़ादी है। दूसरा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। तीसरा है संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरचना का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। और छठा जो है कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को इसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय समान है। तो हो जाएगा ये कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का। कह रहा है भारत में साधन कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम NNP कहते हैं, को राष्ट्र इसका जो होता है फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसकी गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए NNP-FC बराबर हो जाता है NNP-MP जो है माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। कह रहा है साधन कारक लागत फैक्टर कॉस्ट, किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है इसे कारक लागत कहते हैं। उसके बाद आता है मार्केट कॉस्ट यानी बाजार लागत। जब किसी उत्पाद के साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तो बाजार लागत प्राप्ति होती है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। आंसर हो जाएगा C 1948 के औद्योगिक नीति के लिए। कह रहा है देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया। देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट है अतः स्पष्ट है कि 1948 की औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है। नेक्स्ट 89वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति होता है प्रत्यक्ष कर से। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति प्रत्यक्ष कर से होता है। निगम कर, आय पर कर, धन कर, ये प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। डिस्कशन देख लीजिए। कह रहा है सार्वजनिक वस्तु के वे वस्तु होते हैं जो किसी समाज या समुदाय के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक वस्तुएं गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी होती है और समानतः समाज के सभी सदस्यों को सार्वजनिक कराधान के माध्यम से निःशुल्क दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कानून का प्रवर्तक राष्ट्रीय रक्षा। कानून व्यवस्था सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक वस्तुओं में स्वच्छ वायु और जल जैसी बुनियादी आवश्यकता भी शामिल है। नेक्स्ट 91वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का एक घटक नहीं है। इसका आंसर स्टार लगाया हुआ है। डिस्कशन देख लीजिए। कर उपरोक्त विकल्प में सकल नामांकन दर तथा स्वास्थ्य और पोषण मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। बाद में कि इसका मतलब 2 है। इसमें हो जाएगा कौन कौन प्रति व्यक्ति आय और दूसरा जो हो जाएगा इसमें जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा। कह रहा है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं और अमर्त्य सेन जो कि भारत के रहने वाले हैं उसके द्वारा किया गया था। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें निम्न घटक शामिल होते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच जो कि 2 प्रकार की होती है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय
और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन कह रहा है भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली है, तो आंसर हो जाएगा मिश्रित। कह रहा है मिश्रित बैंकिंग एक ऐसी दृष्टिकोण है जहां बैंक वाणिज्य और उद्योग दोनों तरह की बैंकिंग करते हैं। वाणिज्य बैंक इंडस्ट्री अथवा बिजनेस को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, 93 नंबर का कह रहा है निम्न में कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा प्राइस फ्लोअर। कह रहा है कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण प्राइस फ्लोअर है। प्राइस फ्लोअर होता क्या है वो देख लेते हैं। कह रहा है वह तंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोका जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP जो है प्राइस फ्लोर पर आधारित होती है। नेक्स्ट है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन का है केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन एवं सब्सिडी, ये चारों हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है योजनागत व्यय, योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले सभी व्ययों को योजनागत व्यय कहते हैं, जैसे बिजली उत्पादन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, सड़कों, पुल, नहरें इत्यादि का निर्माण। उसके बाद आता है गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी प्रकार के व्यय को गैर योजना व्यय के रूप में जाना जाता है, जैसे कि ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा व्यय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को संवैधानिक हस्तांतरण इत्यादि। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन मैथ का है 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% वृद्धि करने के कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे निकालना है। ये निकल जाएगा, मूलधन दिया है 100 और मिश्रण बराबर होता है यहाँ पे 100 जो मूलधन हो जाएगा प्लस 100 गुने जो ब्याज दर है वो निकलेगा, तो यहाँ पे 150 निकलेगा, यानी 5% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे रखा है सोल्यूशन पूरा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ पे सेकंड में लगाएंगे तो अवशिष्ट समय बराबर हो जाएगा मूलधन में वृद्धि प्रतिशत बटा दर, यानी 50% का वृद्धि हो रहा है कितने पे 5 पे, तो हो जाएगा 10 वर्ष के लिए। यहाँ पे फिर क्वेश्चन दे रखा है मैथ का, करे P और Q का औसत मासिक आय 5050 रुपया है, Q और R की औसत मासिक आय 6250 रुपया है और P एवं R की औसत मासिक जो है 5200 रुपया है, तो P का मासिक आय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4000 हो जाएगा। चलिए 97 क्वेश्चन करा, यदि समांतर प्रगति श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 9 एवं गुणनफल 24 है तो ये संख्या होगी, इसका आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है और उसे 20% लाभ होता है वस्तु का, या वस्तु को 3150 रुपये में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो वस्तु का जो हो जाएगा यहाँ पे 5% का। 99 क्वेश्चन है, कह रहा है अनुक्रमक 56, 72, 90, 110, 132, 154 की संख्याएं एक पैटर्न बनाती है, उनमें कौन सी संख्या पैटर्न के अनुयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा 154। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण दे रखा है x + 1/x बराबर 3 है, तो x यहाँ पे दे रखा है तो के मूल्य होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर C हो जाएगा। इस तरह से इस सेट का ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथ में 100 का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका हम PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, और उसका जो डिस्कशन है वो भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से उसे भी कवर कर सकते हैं, आपको तैयारी में और बेहतरीन करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।